दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। जी हाँ, और जहाँ रियल एस्टेट की बात हो वहाँ वीजीआर रियल एस्टेट कंपनी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, तो इसी के साथ आज हमारे साथ हैं विजय नथानी जी, जो कि वीजीआर रियल एस्टेट कंपनी के पार्टनर हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और रियल एस्टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं। नमस्कार विजय जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वीजीआर रियल एस्टेट कंपनी क्या है। वीजीआर रियल एस्टेट कंपनी एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है जिसमें लैंड डेवलपमेंट का काम होता है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जिसमें रेजिडेंशियल बंगलोस मीडियम क्लास एंड अपर मीडियम क्लास लोगों के लिए बनाए जाते हैं। अभी प्रेजेंट में आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वो किन टाइप के क्लाइंट्स के लिए हैं? हमारे रिवर काउंटी एक प्रोजेक्ट भाटा गांव में चल रहा है, आर्किड यूज चल रहा है दलदल सिवनी में, और सिल्वर ओक चल रहा है धनसुली में। ये तीनों प्रोजेक्ट मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हैं। जब बात आती है खरीदी की, तो एक खरीदार के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो ज़रूर देखने चाहिए। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें ज़रूर देखने चाहिए खरीदी से पहले? देखिए, आजकल तो बहुत चीज़ें रेरा आने के बाद ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करना पड़ता है। तो परचेज़र को पहले दिन ही उसकी प्रोजेक्ट की सर्च रिपोर्ट, टाइटल डीड क्लियरेंस, अप्रूवल की स्थिति पता रहती है। उसके बाद भी इन सब चीज़ों के अलावा परचेज़र को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है गुडविल ऑफ द डेवलपर। उसकी ब्रांडिंग कैसी है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है, उसके पुराने प्रोजेक्ट उसने कितने किए हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। विजय जी, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट की क्या स्थिति है? देखिए माही जी, छत्तीसगढ़ एक डेवलपिंग राज्य है। 2000 में इसका गठन हुआ है और अभी 25 साल जस्ट पूरे किए 1 नवंबर को। यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है और जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है रियल एस्टेट की स्थिति सुदृढ़ होती जाती है। आप देखेंगे कि 2000 के पहले छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और सेंट्रल इंडिया में बहुत अच्छे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। वीजीआर जो कंपनी है उसकी क्या खासियत है जो बाकी अन्य बिल्डर्स से आपको आकर्षित बनाती है? देखिए, हमारे यहाँ कस्टमर रिलेशंस पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। उनकी छोटी मोटी जो भी शिकायतें होती है उसको पूरी करवाई जाती है, क्योंकि ये कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल होता है मकान लेने के बाद अगर कोई एक नल ख़राब हो गया है या कहीं बिजली का पॉइंट ख़राब हो गया या टाइल ख़राब हो रही है तो वो उसको ठीक नहीं करवा पाता है। उसके लिए उसको बिल्डर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये सुविधाएं हम उनको निःशुल्क देते हैं, जिसका काफ़ी कस्टमर लोग अप्रिशिएट करते हैं। टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट का अभी हम देखते हैं आज के दौर में कि बहुत अच्छा गहरा संबंध देखने को मिलता है। तो आप भी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट? हाँ जी हाँ, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आते जा रही हैं, चाहे वो AI टेक्निक्स हो, मार्केटिंग के लिए हो, कस्टमर रिलेशन हो या कंस्ट्रक्शन के लिए नई नई टेक्नोलॉजी हो, जैसे प्लास्टिसाइज़र बहुत अच्छे आ गए हैं। आज हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। सीपेज लीकेज रोकने के बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं। इसके अलावा इन हाउस भी रिसर्च करते रहते हैं, जिसके कारण डे बाय डे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। आने वाले टाइम पे वीजीआर कंपनी की कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? हमारे 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एक काठाड़ी में शुरू होने वाला है, वो भी मध्यम वर्गीय और इसी से थोड़े से कम निम्न मध्यम वर्गीय रेंज के लोगों के लिए रहेगा, और एक पिरदा में चालू होने वाला है, वो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए रहेगा। जब आप कोई प्लॉट को खरीद के पूरा तैयार करके बेचते हैं तो ऐसी कौन सी बातें होती है जिनमें आपको चुनौतियाँ देखने को मिलता है? चुनौतियाँ तो शुरू से ही देखने को मिलती है, क्योंकि लैंड खरीदना ही आजकल बहुत बड़ा टास्क हो गया है। उसका लेने के बाद ये श्योरिटी नहीं रहती है कि वहाँ पे अप्रूवल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 10 से 11 विभागों से क्लियरेंस लेना पड़ता है। एक एक करके पूरा जब काम होता है उसके बाद फिर कस्टमर का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा डेवलपमेंट कर देते हैं या लगभग 70% डेवलपमेंट कर देते हैं, उसके बाद ही प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं ताकि कस्टमर का विश्वास बना रहे। विजय जी, ऐसी कोई सी प्रमुख बातें हैं जो एक खरीदार को ज़रूर जाननी चाहिए खरीदने के वक्त में, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, खरीदार को तो सबसे पहले आजकल तो नामांतरण चूँकि ऑनलाइन होने लगा है तो वो देख लेना चाहिए कि उसका नामांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लस वो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, प्लस जो कमिटमेंट ऑफ द डेवलपमेंट किया गया है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस प्रोजेक्ट में और एक्सटेंशन होना है कि नहीं होना है। सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही, और उसको लोकेशन वहाँ पे जम रही है कि नहीं जम रही है, आगे उस लोकेशन में
क्या क्या संभावनाएं हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक निर्णय लेना चाहिए। आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जो काफ़ी अनोखा रहा है, लोगों के जो दिमाग और दिलों में बस गया हो? जी, हमने एक प्रोजेक्ट 2004 में चालू किया था, अवनी विहार नाम से। ये दलदल सिवनी में स्थित था। तब दलदल सिवनी को शहर से काफ़ी दूर माना जाता था और लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते थे। तो इसलिए हमने वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक हमने ऑटो रखा था जो लोगों को 2 रुपये या 5 रुपये लेके कचहरी चौक पे ड्रॉप करता था। वो एवरी आवर वहाँ से चलता था, सुबह से रात तक। तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट काफ़ी हिट रहा था और लोगों ने उस सुविधा का बहुत लाभ उठाया था। फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट आ गया, लोग वहाँ पे बढ़ गए, तो फिर खुद ही ऑटो वाले, बस वाले सब आ गए। जैसे मध्यम वर्गीय परिवार अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे सामने निकल के आती है वो होती है कि अमाउंट काफ़ी बड़ा हमें पे करना होता है। तो क्या आप बैंक फाइनेंस वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं? जी हाँ, बैंक फाइनेंस तो सभी बैंकों से और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एनबीएफसी है, उनसे भी अवेलेबल रहता है। पर बैंक वाले या एनबीएफसी वाले काफ़ी होशियार रहते हैं। वो देख लेते हैं कि किस कस्टमर को कितना फाइनेंस हो सकता है। अगर उसकी फाइल वीक है, उसकी अर्निंग कम है, तो फाइनेंस तब भी वो करते हैं। फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जाते हैं। तो मिनिमम 8.48%, 6.8% से लेकर 14% तक अलग अलग दरों पे कस्टमर के हिसाब से फाइनेंस होता है। बाकी पूरी हेल्प हमारे तरफ से उनको सुविधा प्रदान कराई जाती है। सर, जैसे कि जब आप आए हमारे स्टूडियो में, जब आपने एंट्री की, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो ही मैं बोली कि इस एज में भी आप काफ़ी फिट हैं। तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज है डेली वर्कआउट करना, हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन, जिसमें से 2 दिन रनिंग रहती है, 2 दिन टेनिस और 2-3 दिन स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग होती है। ये सब कॉम्बिनेशन के कारण फिटनेस अच्छी मेंटेन रहती है। तो ये शुरू से चल रही है आपकी वर्कआउट? हाँ, ये हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। धीरे धीरे उसमें चेंज करते गए। जैसे जैसे नए स्पोर्ट्स आए तो पुराने को बंद करके नए को चालू किया। अभी हाफ मैराथन का टारगेट है जो कि 7 दिसंबर को होने वाला है, तो रनिंग करेंगे। तो सर, आपकी फिटनेस से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई अचीवमेंट्स है जो आप हमें शेयर करना चाहें? जी हाँ, मैंने हाफ मैराथन कम से कम 12-13 बार कंप्लीट की, जिसमें कई बार 4th पोजीशन प्राप्त की है 45+ एज ग्रुप में, जबकि उस वक्त मेरी एज 56-57 थी। क्योंकि अपने एज ग्रेडिंग रेसिंग होती नहीं है। अगर एज ग्रेडिंग रेसिंग हो तो पता पड़ सकता है कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। बाकी टेनिस में ITF में 3rd पोजीशन रहा है और सुरेश भाई के साथ बैडमिंटन में कई सारे कप और टूर्नामेंट जीते हैं। थैंक यू सो मच विजय जी, आप यहाँ पे आए, हमें आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी जो फिटनेस की स्टोरी है वो हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। और जो आपने रियल एस्टेट से जुड़ी जो भी चीज़ें, जानकारियाँ दी, वो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो मैं भी एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेना चाहें तो VGR रियल एस्टेट कंपनी से एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।